नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज सुनिए शानी की कहानी बबूल की छाँव। उषा ने क्रोशिया एक और रखकर उंगलियां चटकाई, दोनों आंखों पर हथेलियां रखकर मली और फिर कमर सीधी करते हुए बोली, थक गई। मिसेस सेन ने उषा की बात पर ध्यान दिए बिना, जैसे कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात छूटी जा रही है और एकाएक स्मरण हो आई हो, बोली, एक बात तुमने सुनी? क्या? उषा सचमुच ही थक गई थी। उसे वैसे भी मिसेस सेन की कोई बात दिलचस्प नहीं लगती थी और उस समय तो मिसेस सेन 2 घंटों से बैठी बैठी उसका माथा चाट गई थी। अब उसकी उबाहट और बार बार की जमाई और बिला वजह की मुस्कुराहट का बिल्कुल ही ख्याल किए बिना मिसेस सेन ने फिर एक नई बात शुरू कर दी और उसे बड़ी खिजलाहट सी होने लगी। वह चाहती थी कि अब मिसेस सेन चली जाए और दोपहर का शेष समय वह थोड़ा सो ले, पर बातें करते मिसेस सेन ना तो स्वयं थकती और ना दूसरों को थकने या उबने का एहसास होता। उषा के पति हरीश बाबू जब ट्रांसफर होकर इस छोटी सी उजाड़ तहसील में आए तो कई महीने अकेले ही रहे। काफ़ी कोशिश करते रहे कि किसी तरह वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए और वह अफसरों के यहाँ घी के टीन और मुर्गियों की टोकरियाँ पहुँचाने पर भी जब उनके ट्रांसफ़र का ऑर्डर ना निकला तो बाध्य होकर उन्हें उषा को बुलवा ही लेना पड़ा। पहले पहले उषा बहुत घबराई। कितना उजाड़ सुनसान जंगली इलाका, जैसे कोई जीवन ही ना हो। उसे विश्वास ना था कि उस मनहूस जगह में वह महीने भर भी रह पाएगी। सुबह होती है, गिने चुने 4-6 मैकानों से ऑफिसर और बाबू निकलते हैं और दफ्तर चले जाते हैं। फिर सड़क सुनी, वातावरण मौन और मृत। दोपहर कितनी वीरान सन्नाटे में डूबी होती। बस एक पहाड़ी नदी के बहने और पत्थरों के टकराने का मध्यम स्वर सुनाई पड़ता रहता और कभी कभार तहसीलदार साहब के बंगले से किसी फिल्मी गानों की एक दो कड़ियां तैरती आकर पहाड़ी नदी के स्वर में मिल जाती हैं और उषा के होठों पर मुद्दत के बाद गीत की कड़ी आती भी है तो अधूरी और अस्पष्ट। शाम को एक बार सड़क पर फिर जागती है और रात का आंचल फैलते ही पूरा गांव सो जाता है। फिर कोई स्वर नहीं, केवल पहाड़ी नदी का स्वर या फिर इंस्पेक्टर साहब के यहाँ जमे हुए 2-4 अफसर या बाबू की ताश खेलते समय की नीरस और बेकार हंसी की आवाज। जीवन क्या इस तरह व्यर्थ बिता देने के लिए है? मिसेस सेन उषा के पड़ोस में रहती थी। आने के 2-3 दिनों के पश्चात ही उषा ने अनुमान लगा लिया कि मिसेस सेन एक मिलनसार महिला है, बड़ी हंसमुख और सरल, हर किसी से मिल लेती हैं। उनके घर में एसडीओ साहब की पत्नी से लेकर जयराम चपरासी की बीवी तक आती है। बाद में उषा को पता चला कि मिसेस सेन दस्तकारी में भी बड़ी माहिर है। उनकी क्रोशिया के काम में बड़ी बारीकी होती है। बड़े बड़े सुंदर सुंदर नए नए डिज़ाइन के फूल बेल वह काट लेती हैं और उनसे यह सब सीखने के लिए औरतें उनके पास आती हैं। पहले 15 दिनों में मिसेस सेन को अक्सर दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी ओर ताकती देखकर उषा के मन में आया वह भी परिचय बढ़ा ले, लेकिन वह प्रारंभ से ही संकोची है, किसी से भी पहले मिल नहीं पाती। जब उषा दरवाजे पर होती और मिसेस सेन के घर में तहसीलदार, ओवरसियर या सब इंस्पेक्टर साहब की बीबी हाथ में कढ़ाई लिए कपड़े व क्रोशिया के लिए निकलती और उस समय जब मिसेस सेन अपने मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ने आती तो एक बार उषा की तरफ जरूर देखती और फिर मेहमानों में से एक एक का नाम ले पुकार पुकार कर नमस्ते करती और उनसे पुनः आने के लिए ऊंचे स्वर में बार बार आग्रह करती। पर उषा प्रभावित न हो सकी। अपने संकोची स्वभाव से वह क्या करती, जिसके कारण इच्छा होते हुए भी वह मिसेस सेन से मिल नहीं पा रही थी। यद्यपि उसके पलंग की चादर के फूल पुराने डिजाइन के थे, मेज पोश फटने लगा था, तिपाई के कवर के बेल उसे बचकाने से लगने लगे थे और अब वह पिछले 3 महीनों से पुराने डिजाइनों से उबकर बगैर फूल व बेल के सादे साए ही पहनने लगी थी और फिर भी वह मिसेस सेन के पास न जा सकी। पर एक दिन मिसेस सेन ने स्वयं ही समस्या सुलझा दी। हुआ यह कि उषा अंदर थी और 3 साल की सरला खेलती खेलती सड़क पर आ गई थी। मिसेस सेन के यहाँ उस दिन शायद मेहमान नहीं आए थे और कदाचित उनकी प्रतीक्षा में ही मिसेस सेन दरवाजे पर खड़ी थी। सरला सड़क पर दिखी तो दूसरे ही पल मिसेस सेन उषा के दरवाजे पर थी। उषा तब गीले बालों में तौलिया लपेटे एक मासिक पत्र के पन्ने उलट रही थी। सहसा मिसेस सेन ने मुस्कुराकर सरला को गोद से उतारा और उसे उषा की ओर बढ़ाते हुए बोली, सरला को सड़क पर छोड़ने से तो अच्छा है कि आप मुझे इसे दे दें। पहली ही भेंट में मिसेस सेन का अपनत्व
भरा यह व्यंग उषा को अच्छा लगा। फिर उषा के दरवाजे पर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं हुई। सरला भी सड़क पर नजर नहीं आई। मिसिस सेन अपने मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ने अवश्य आई, लेकिन उन्होंने ना तो पुकार कर किसी को नमस्कार किया और ना ही ऊंचे स्वर में उनके पुनः आने के लिए आग्रह किया। और उषा के सायों में बेल बूटे कड़ गए। पलंग की चादर में नए डिजाइन के फूल सजने लगे। तिपाई का कवर बदल दिया गया और मेज पोश नया आ गया। उसके पश्चात मेहमानों को दिया जाने वाला मिसेस सेन का सारा समय उषा के पास ही बीतने लगा। मिसेस सेन अक्सर दोपहर को आ जाती और सिलाई कढ़ाई के अलावा दुख सुख की बातें भी करती। परिचय के 3 दिनों बाद ही अपने विषय में उन्होंने सभी कुछ बता डाला कि वे एक पैसे वाले की लड़की हैं। पाकिस्तान बनने के पहले ढाका में उनके पिता को कितनी बड़ी दुकान थी, वे लोग कैसे मकान में रहते थे, कितना सुख था, कितने नौकर चाकर थे और कैसी प्रतिष्ठा थी, उनकी शिक्षा कैसे हुई और दस्तकारी सिखाने के लिए उनके पिता ने कितने पैसे खर्च किए। बंटवारे के बाद कितनी मारकाट मची और मुसलमानों ने कितने अत्याचार किए, उन लोगों पर कैसी कैसी मुसीबतें आईं, कैसे वे बेघर बार हो गए और हजारों की जायदाद चली गई। उनके छोटे भाई की शिक्षा कैसे अधूरी रह गई, वह कैसे और क्यों आवारा हो गया और बीड़ी पीने लगा और मिसेस सेन के पहले ही, जबकि उनका छोटा भाई 18 का ही था और वे 20 बरस की, क्यों उनकी शादी कर दी गई, आदि आदि। उन बातों का सिलसिला जल्द ही समाप्त हो गया। मिसेस सेन के आगे वर्तमान के चित्र आए। मिसेस सेन एक 27 साल की युवती हैं। उनके पति कुमार सेन एक दफ्तर में क्लर्क हैं और उन्हें 85 रुपये वेतन मिलता है। मिसेस सेन के विपरीत ही कुमार सेन एक संकोची स्वभाव के सीधे साधे आदमी हैं। अधिक बातें ना करना, सदैव ही हंसते रहना उनका स्वभाव है। विरोधी स्वभाव के होने पर भी इन दोनों में काफी प्रेम और ब्याह के 4 वर्षों के बीच एक बार भी आपस में मनमुटाव नहीं हुआ, पर मिसेस सेन संतुष्ट नहीं। कदाचित अपने पति का क्लर्क कहलाया जाना और स्वयं को एक बाबू की पत्नी के नाम से याद किया जाना उन्हें बहुत ही खलता है। इसलिए उन्होंने कई बार यह बात बताई कि कुमार सेन के 3 भाई हैं, जिनमें से एक शिमले में डॉक्टर हैं, दूसरे कॉलेज में पढ़ते हैं और तीसरे वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन हैं। मिसेस सेन अपने पति के भाग्य को लेकर बहुत खेद प्रकट करती रहती हैं कि वे अकेले ही अपने खानदान में क्लर्क बनकर रह गए और वह भी एक जंगली तहसील में। इसी बात के सिलसिले में यह भी कह डाली कि आजकल ईमानदारी के ज़माना नहीं रह गया। जो बेईमानी और खुशामद करता है उसे ही उन्नति मिलती है और सीधे सच्चे लोग जहाँ के तहाँ धरे पड़े रहते हैं। वरना और क्या कारण हो सकता कि कुमार सेन जैसे सीधे साधे आदमी इंटर पास करके भी क्लर्क ही बने रहें और ठाकुर जिन्होंने पता नहीं मैट्रिक भी पास किया है अथवा नहीं, हेड क्लर्क बन जाए। फिर यह भी कि ठाकुर साहब सेन से कितना जलते हैं, उनकी बीवी मिसेस सेन से कैसे अभिमान से बातें करती हैं, कैसी घटिया किस्म की साड़ी पहनती है और पति अपने पति को क्या कहकर पुकारती है, उसके निचले दांत काले क्यों पड़ गए हैं और कैसी बेहदगी से सुरती फाँकती है और थूकती है। मिसेस सेन के क्वार्टर से लगा ही ठाकुर साहब का क्वार्टर था। वैसे तो वह पूरा एक ही क्वार्टर था, लेकिन मकान की कमी के कारण बीच से पार्टीशन करके बराबर बराबर कमरे निकाल दिए गए थे। पार्टीशन होने पर भी चाहने पर दराज या सुराखों के बीच से इधर की चीज़ें इधर से उधर और उधर की चीज़ें इधर से साफ दिखाई दे जा सकती थी। ठाकुर साहब कदाचित निम्न वर्ग के ही रहे होंगे। उनकी पत्नी एक ऐसी स्त्री थी जो यदि देहाती नहीं तो यह निसंदेह ही कहा जा सकता था कि एक बिल्कुल ही कम पढ़ी लिखी अशिष्ट औरत है, जिसमें देहातीपन अपेक्षाकृत कुछ अधिक है। मिसेस सेन को ठाकुर साहब से तो कम, लेकिन उनकी पत्नी से काफ़ी असंतोष था कि वह सब्जी बेचने वाली औरत की तरह साड़ी बांधती है, उसके पूरे जिस्म में देहाती जेवर लदे रहते हैं, ब्लाउज कम पहनती है और उस पर तुर्रा यह है कि किसी से भी पर्दा नहीं करती और स्नो पाउडर लगाती है। सुबह हुई नहीं कि ढेर से मैले कुचैले चिकट कपड़े लिए नदी पर अकेले ही चली जाती है। वहीं पास की झाड़ी से दातून तोड़ती और आधे घंटे तक चबाती रहती है। मुंह धोना खत्म हुआ तो खुली जगह में घुटनों से भी ऊपर तक टांगे खोल देर तक कपड़े पटकती और धोती रहती है। उसके बाद कई घंटे भर तक डुबकियां लेकर तैर तैर कर नहाती है और फिर गीली साड़ी बांधे ही घर की तक चली आती है। और भले ही हरीश बाबू टहलते हो, कुमार सेन मुंह धोते हो या ओवरसियर साहब शेव करते हो, मिसेस सेन कुड़कर कहती हैं, कैसी जंगली औरत है, इसे तो हेड क्लर्क की पत्नी की अपेक्षा किसी चपरासी की बीवी होना चाहिए था। नया नया परिचय बढ़ाने, नई मित्रता करने और घुल मिल जाने में मिसेस सेन सचमुच ही माहिर थी।
किसी का ट्रांसफ़र हुआ और उनकी जगह कोई नए महाशय आए तो मिसेस सेन इस सुराग में लगी कि किस तरह परिचय कर लिया जाए। अगर आने वाले सज्जन अकेले हैं तो कुमार सेन से पता लगवाएंगी कि वे विवाहित है अथवा अविवाहित। यदि विवाहित है तो अपनी फैमिली क्यों नहीं लाए और कब तक ले आएंगे, और यदि वे महाशय मस्त निकले और फैमिली लाने का नाम ही ना लिया तो कुमार सेन द्वारा यह चेतावनी भी दिलवा देंगी कि इधर की आबहवा कुछ अच्छी नहीं, अकेले रहना और होटल का खाना किसी भी दिन तंदुरुस्ती खराब कर सकता है, क्यों मुफ्त में परेशानी मोल लेने पर तुल गए हैं, आदि आदि। नई फैमिली आने के पश्चात मिसेस सेन इस प्रयत्न में होंगी कि सबसे पहले वे परिचय कर लें और लोगों को चकित कर दें। कुमार से कहलाकर उन महाशयों को जिनकी पत्नी अथवा फैमिली से परिचय करना होता अपने यहाँ किसी दिन भी चाय पर आमंत्रित कर लेंगी। इसके पहले कि मिस्टर सेन चाय लेकर जाकर नए मित्र को पिलवाएं, मिसेस सेन उन्हें अच्छी तरह समझाकर बार बार याद दिला देंगी कि चाय के बाद उनकी फैमिली की बात अवश्य छेड़ दे और अंत में उनसे किसी दिन फैमिली के साथ पुनः आने के लिए अवश्य ही आग्रह करें। जिस दिन कोई नया परिचय होने को होता उस दिन मिसेस सेन बहुत व्यस्त रहती। वैसे तो उन्होंने अपने कमरे को, जो एक साथ ही बेडरूम, ड्राइंग रूम और स्टोर रूम भी था, काफ़ी सजा रखा था, लेकिन उस दिन मेज पोश बदल जाता। दरवाजे के नीले पर्दे से रेक्सोना या लक्स की हल्की महक बिखरती। तिपाई पर एक आध पुराना ही सही समाचार पत्र या कोई जासूसी उपन्यास आ जाता जिसके पास ही एस्ट्रे रखना हो मिसेस सेन कभी नहीं भूलती। भले ही कुमार सेन सिगरेट ना पीते हो, फिर भी चीनी की नई नई दूध सी प्लेट निकालते और निकल की चम्मच चमकते उसमें। स्वयं भी काफ़ी सजकर वे मुस्कुराती हुई आने वाले मेहमान का स्वागत करती। फिर स्वभाव के अनुसार बात बात पर हंसती हुई जंगली तहसील, वहाँ की बेजान फिजा, वहाँ के उज्जड़ असभ्य लोग, उनके ऊट पटांग पहनावे और उल जलूल खाद्य और आए दिन सुनी जाने वाली खून की खबरों के साथ ही साथ अपने शहर ढाका, उसके सौंदर्य और वहाँ की मधुर करुण स्मृतियों की चर्चा आरंभ कर देती। चाय चाहे कितनी भी गर्म हो वे प्लेट में नहीं डालती। कप से पीना ही उन्हें अच्छा लगता, क्योंकि ठाकुर साहब की पत्नी प्लेट में चाय डालकर होठों तक ले जाती हैं और सुड़ सुड़ करके स्वर के साथ बड़े जोर से खींचती हैं। उसके चाय पीने के स्वर में भी देहातीपन है। सिलाई कढ़ाई की बात के बाद मिसेस सेन अपने घर आए मेहमान की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए जी जान से जुड़ जाती हैं और पूरे हालात मालूम करके रहती कि उनकी उम्र क्या है, वे कहाँ के रहने वाली हैं, कितनी अवस्था में ब्याह हुआ, उनके पति ने कहाँ तक शिक्षा लिया और उन्हें क्या वेतन मिलता है। किसी भी स्त्री से उसकी उम्र और पुरुष से उसका वेतन कभी नहीं पूछना चाहिए। यह बात मिसेस सेन को अगर मालूम भी हो तो भी उन्होंने उस पर अमल करना कभी आवश्यक नहीं समझा। वेतन की बात पूछना तो वे भूल भी नहीं सकती थी। कुछ लोग होते हैं, और विशेषकर स्त्रियां, जिन्हें अपने पति अथवा पिता के वेतन या आमदनी की बात बड़ा चढ़ाकर बताने में विशेष आनंद आता है। मिसेस सेन उस समय तो चुपचाप ही सुन लेती, बाद में कुमार सेन से उस बात की सच्चाई के विषय में पूरी पूरी जांच करती। यदि किसी ने झूठा वेतन बताकर शान बघार कर मिसेस सेन को प्रभावित करने की कोशिश की हो और उन्हें सच्चाई का पता चल जाता तो मिसेस सेन दोबारा उसके यहाँ अवश्य ही किसी न किसी बहाने से जाती और यह कहकर ही लौटती कि अमुक अमुक दिन उसने उससे झूठी बात कही थी और उन्हें पता चल गया है। किसके यहाँ कितना चावल, कितनी सब्जी और कितनी रोटियां बनती हैं, यह सब भी मिसेस सेन जानती हैं। मालूम करने के बाद बहुत सारे तरीके हैं। जैसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब के यहाँ बैठने जाना हो तो मिसेस सेन अवकाश के समय न जाकर शाम का वक्त चुनेंगी। उस समय रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पत्नी चावल बीनती, आटा गूंथती या साग काटती मिलेगी। मिसेस सेन की निगाहें चावल के सूप पर, आटे के बर्तन पर या फिर आंगन में फैले शलजम, आलू के छिलके या लौकी के बीज पर पड़ेगी और वे बड़ी नम्रता से हंसकर कहेंगी, क्या कोई मेहमान आए हैं क्या? इंस्पेक्टर साहब उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। भाग्य का खेल कि यूपी से मध्य प्रदेश और वह भी बस्तर जिले के जंगली तहसील में पड़े हैं। साथ उनकी पत्नी के अलावा बूढ़ी माँ हैं। शेष सारे रिश्तेदार उनके अपने राज्य में हैं, जिनसे साल 2 साल में वह स्वयं जाकर मिलाते हैं। उधर के लोग तो बस्तर का नाम सुनकर ही भय खाते हैं, भला वे क्या आ सकते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब की पत्नी आश्चर्य से कहती हैं, नहीं, यह आप कैसे कैसे रही हैं? मिसेस सेन मुस्कुराती हैं। आपको इतना आटा एक साथ गूंथते देखकर ही पूछा था। आंगन में भाजी के छिलके तो बहुत सारे बिखरे हैं, जैसे कोई 4-5 लोगों के लिए साग बन रहा हो। रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब की पत्नी हंसने लगती है। उनकी हंसी में हल्का सा संकोच और छेप है। मिसेस सेन कहती हैं, मैं अभी कुछ भी नहीं कह पाई हूँ, शायद अंधेरा होने के बाद आग सुलगा सकूंगी। वैसे अपने जैसे 2 जनों के लिए चाहिए भी क्या, आधा पाव चावल उबालें, 2 चपातियाँ डाली और थोड़ी सी सब्जी भून डाली।
आपके यहाँ जितनी भाजी घटी है ना, वह तो हमें 2 जून के लिए काफ़ी है। उषा को मिसेस सेन ने यह बात बताई तो उनकी यह बात उसे कुछ अच्छी ना लगी। कोई अधिक खाता हो तो खाए, मिसेस सेन को चिंता करने की क्या आवश्यकता। उस समय तो उषा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दूसरे या तीसरे दिन अपने स्वभाव के अनुसार मिसेस सेन ने जब बताया कि ठाकुर की पत्नी जो उनसे झूठ बोलती थी वह रात में 1 पाव से अधिक चावल नहीं बनाती, रंगे हाथों पकड़ी गई। ठाकुर की पत्नी जब चावल पतीली में छोड़ने लगी तो उन्होंने दरवाजे की दरार से देखा कि पतीली में लगभग आधा सेर चावल था, और उन्होंने कैसे वहीं से चिल्लाकर कह दिया, हाँ हाँ देख रही हूँ, हम ही को बनाने चली थी। और ठाकुर की पत्नी कैसे लज्जित होकर बहाने बनाने लगी तो उषा ने झल्लाकर उन्हें टोक दिया। उसी दिन शाम को अनायास ही उषा को मिसेस सेन के घर जाना पड़ा। मिसेस सेन उस समय चौके में थी और सामने ही बर्तन में कुछ सब्जी कटी धरी थी। बेवक्त उषा को अपने यहाँ देखकर मिसेस सेन को आश्चर्य भी हुआ, किंतु वे असमय आने के कारण पूछे बिना ही उषा के बैठने के लिए चटाई सरकाती बोली, रसोई कर रही थी, देखिए ना, मुझे इतनी भाजी भी ज़्यादा लग रही है, सोच रही हूँ काट तो लिया पर कैसे बनाऊँ। उषा को हंसी आ गई। उसने तो भाजी के विषय में कुछ कहा भी नहीं था। फिर मिसेस सेन का अपनी ओर से स्वयं ही सफाई देना क्या उनकी संदेहशील प्रकृति का परिचायक नहीं। तीसरे दिन मिसेस सेन ने बताया कि ओवरसियर की विधवा भाभी, जो अभी मुश्किल से 30 की होंगी, जिसके चेहरे का रंग अच्छा है और नाक नक्शा भी सुंदर है और विधवा होने पर भी नफीस रंगीन व रेशमी साड़ियाँ पहनती हैं, हमेशा दरवाजे पर खड़ी रहती हैं और बहुत हंसती हैं, उनसे कैसे पराजित हो गई। एक दिन मिसेस सेन उनके यहाँ बैठने गई थी। बातचीत के बीच में ही चेहरे पर उगाने वाले कील तथा उसे दूर करने के उपाय पर चर्चा चल पड़ी। ओवरसियर की भाभी ने कदाचित अपने वैद्य का ज्ञान का प्रमाण देने के लिए नुस्खा बताया और अपने स्वयं का अनुभव सुना डाला कि उसकी छोटी बहन जो बिलासपुर में रहती है, उसके चेहरे पर कीलों के बेशुमार दाग थे। अब उसी नुस्खे से उसका चेहरा और साफ और बेदाग हो गया है। मिसेस सेन का विश्वास हुआ या नहीं, पर उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया। उसके थोड़े दिनों के पश्चात ही मिसेस सेन को बिलासपुर जाने का अवसर मिला और उन्होंने किसी तरह समय निकाला, उसकी बहन के मकान का पता लगवाया और उससे मिल ही आई। मिलने का उद्देश्य जो भी रहा हो, किंतु मिसेस सेन ने उससे अपने और उसकी बहन के संबंध, प्रेम भाव, मेल मिलाप आदि की चर्चा के पश्चात पूछ ही तो लिया। वह तो कह रही थी कि आपके चेहरे के कील के दाग साफ हो गए। शायद कोई नुस्खा उन्होंने भी बताया था। नहीं तो उसने कहा, मैं तो कोई इलाज नहीं करती, दाग उठते हैं मिटते हैं, कहाँ तक उनके लिए परेशान हुआ जाए। मिसेस सेन को बहुत बुरा लगा। ओवरसियर की भाभी ने उन्हें क्या मूर्ख समझ रखा था। झूठी कहीं की वह समझती होगी कि उसके मिसेस सेन को उल्लू बना दिया। मिसेस सेन को यह बात असहनीय लगी। जब वे बिलासपुर से लौटती तो उन्होंने ओवरसियर की भाभी से स्पष्ट ही कह दिया कि उसकी छोटी बहन को देख आई हैं, उसका चेहरा तो अभी भी दागों से भरा हुआ है। फिर क्या था, ओवरसियर की भाभी छेप गई, संकोच मिटाने के लिए हंसने लगी। फिर उसने कहा, यह नुस्खा मैंने किसी पत्रिका में पढ़ा था। जब मिसेस सेन कोई नई बात बताने को होती तो उनका चेहरा खिल जाता, आंखें चमकने लगती, स्वर में जीत की खुशी झलकने लगती, उनसे होठ दोनों तरफ थोड़े थोड़े खींच उठते और वे बड़ी ही जल्दी जल्दी पलकें चिपकाती हंसने लगती। पर आज उषा ने देखा मिसेस सेन का चेहरा उतरा हुआ है, स्वर का उल्लास मुरझाया है और आंखें बुझी बुझी सी हैं। टूटते स्वर में उन्होंने पूछा था, अरे हाँ, एक बात तुमने सुनी क्या? उषा ने मिसेस सेन की ओर देखा। आज अनायास ही स्वर में इतनी उदासी क्यों? मिसेस सेन कौन सी बात कहना चाहती हैं? उसने चौंक कर देखा। क्या कह रही थी? मिसेस सेन की आंखें फैली थी। 2 दिनों के बाद आज धूप निकली थी। कल सारी रात बारिश होती रही। सुबह तक मानसूनी बादल सुरमई कफन लपेटे ठहरे रहे, लेकिन अब सुनहरी धूप में सागौन तथा शीशम के धुले धुनहाए जिस्म और साफ सुथरी पत्तियां चमक रही थी। पास ही छोटी पहाड़ी का सिरा सलेटी रंग के सरक से रहे बिरले बादलों की परत ओढ़े खुल मूंद रहा था। उस सन्नाटे में एक ही स्वर दूर दूर तक फैल रहा था, वही पहाड़ी नदी का। मिसेस सेन बोली, डॉक्टर सतीश अपनी नव विवाहिता पत्नी के साथ लौट आए हैं। अपने ब्याह के लिए ही वे गए थे। उषा को यह बात दिलचस्पी या उत्सुकता से सुनने लायक नहीं लगी। मिसेस सेन थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, सुनती हो, सतीश बड़ी सुंदर लड़की ब्याह लाए हैं। आप डॉक्टर साहब का नाम कैसे बेझिझक ले लेती हैं? उषा ने पूछा तो मिसेस सेन ने क्षण काल के लिए अपने चेहरे पर जमी उषा की आंखों पर पलक रोकर बाहर देखा और फिर सूखे स्वर में बोली, सतीश को मैं बचपन से जानती हूँ, वह मुझसे 1 बरस छोटा है और मेरे ही शहर का है। उषा ने फिर चाहने पर भी नहीं पूछा। परिचय के इतने दिनों में अकेली यही बात उन्होंने क्यों छिपा रखी थी?
डॉक्टर सतीश को बचपन से जानती है और वे उनके ही शहर के हैं। इसके पहले भी तो कई बार डॉक्टर की चर्चा मिसेस सेन कर चुकी थी। उनकी उस बात में झूठी उत्सुकता दिखाने के लिए उषा ने उनसे आग्रह किया कि सतीश को नई पत्नी से मिलने अवश्य ही चला जाए। मिसेस सेन कुछ नहीं बोली, केवल हंसी और उठ खड़ी हुई। दोपहर की ढल रही धूप अब पीली हो रही थी। सामने के शीशम की घनी लंबी छांव सिमट कर छोटी हो गई। दूर घने कोहरे से ऊँघती पहाड़ी के श्वेत बादलों के पास से चमगादड़ों की एक कतार शुरू होकर चली आ रही थी। आसमान में जैसे तृतीय एक काली रेखा सरकती फैलती बढ़ी आ रही हो। दरवाजे तक आकर पैरों में चप्पलें डालती मिसेस सेन ने सूखे स्वर में कहा, ब्याह का सुख बबूल की छाँव है। उषा पतली, विरली और कटीली, जिसमें कोई ठहराव नहीं। यह अलग बात है कि उसकी चुभन को ही ठंडक जानकर हम संतोष मान लेते हैं। उषा कुछ नहीं बोली। मिसेस सेन का गोरा रंग धूप में तमतमा रहा था। नाक की कील साफ दिख रही थी और कान के बुंदे चमक रहे थे। जब वे सीढ़ियां उतरकर सामने की सड़क पर आई तो बड़ी देर तक उषा मिसेस सेन को देखती रही। आज जैसे पहली बार उसे ध्यान आया कि मिसेस सेन के चेहरे का रंग गोरा है, होठ अच्छे हैं, देह मांसल है और वे सुंदर हैं। तब धूप की रेशमी किरणें सूरजमुखी की पाखुरी की जर्दी चुराकर शीशम के पत्तों पर नाच रही थी। उसके बाद लगभग एक सप्ताह तक मिसेस सेन फिर नहीं आई। परिचय के पश्चात कदाचित यह पहला अवसर था जब मिसेस सेन इतने लंबे समय के लिए उषा से बिना मिले ही रह गई। यद्यपि इस बीच बहुत सारी घटनाएं घट गई थी और बड़ी अजीब बातें सुनने में आई थी। इंस्पेक्टर साहब की लड़की नदी में डूबने जा रही थी, किसने बचाया और अब वह घर से बाहर क्यों नहीं निकलती। तहसीली के क्लर्क मिश्रा की पत्नी को की सोने की चूड़ी जो पिछले दिनों खो गई थी, किसी की कलाई में देखी गई। और फिर क्या हुआ? ओवरसियर के बच्चों को पढ़ाने वाले अविवाहित शिक्षक बोस जो कुछ महीनों से ही आए हैं, स्कूल का मैस छोड़कर क्यों ओवरसियर के यहाँ खाने लगे? दिन के कितने घंटे वे वहाँ बिताते थे और किसने ओवरसियर की भाभी को बोस बाबू के साथ पलंग पर बैठकर उनका सिर दबाते हुए देखा? और ओवरसियर साहब जानबूझकर भी क्यों अनजान बने रहे? 2 दिन और बीत जाने के पश्चात उषा स्वयं तो नहीं जा सकी, किंतु मिसेस सेन को बुलवा लिया। अब जब मिसेस सेन आई उस समय उषा सरला का फ्रॉक बदल रही थी। आहट पाकर वह बाहर आई। मिसेस सेन मुस्कुराती खड़ी थी। हंसकर उषा बोली, अपने को ना रोक पाकर बुलवा ही लिया। वह सोचे बिना ही आप जाने किस काम में बंझी हो। बुरा तो नहीं माना? भला क्यों बुरा मानूंगी, बताइए तो। मिसेस सेन हंसती हुई बैठ गई। उषा की आंखें मिसेस सेन पर थम गई। आज वे कितनी मामूली और हल्की साड़ी पहनी थी, बाल ऐसे संवारे हुए थे, उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि वे जल्दी जल्दी में उन्होंने बालों पर कंघी फेर भी ली है। चेहरे की केवड़ी गोराई मुरझाकर पीली पड़ गई है। बार बार हंस उठने वाला स्वर कहाँ है? उषा बोली, देखती हूँ आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। मिसेस सेन ने मुंह फेर लिया। फिर थोड़ी देर तक बाहर देखती रही, फिर मुस्कुराने का प्रयत्न करती कोमल स्वर में बोली, पिछले कुछ दिनों से जो अच्छा नहीं है, जी अच्छा नहीं है। और वह चुप हो गई। और कोई बात नहीं, केवल नीरवता की घुटन भरी सांस। सहसा मिसेस सेन की पलकें भीग उठी, उनके होठ कांपने लगे और निचला होठ दांतों तले सरक कर दब गया। जल्दी जल्दी पलकें झपकाती खींचते स्वर में उन्होंने कहा, और लोगों की बात मैं नहीं करती, लेकिन तुम्हारे आगे झूठ कहकर टाल देने की क्षमता मुझ में नहीं, और यह मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। मिसेस सेन कुछ पलों के लिए चुप हो गई और फिर बोली, कल तक मेरे जिस रूप को तुमने देखा था वह पति का अत्यधिक प्यार व दुलार पाकर फूल उठी उल्लासमयी नारी का चित्र था। कुमार का प्यार अपनी सीमा पर पहुंचकर अनायासी घृणा की ओर लौट पड़ेगा, यह मैं अनुमान भी नहीं कर सकती थी। तुम क्या कहती हो उषा? मैं झूठी शान और ऊपरी तड़क भड़क की लालसा में क्या इतनी डूब गई हूँ? वे कहते हैं कि मैं उन्हें है समझने लगी हूँ और डॉक्टर सतीश की ओर खिंच रही हूँ। उषा कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। वह केवल मिसेस सेन को ताकती रही। गीली बरौनियां, लरजती पलकें, पीले गालों पर आंसू की मोटी लकीरें, हिलते कांपते होठ। सतीश को लेकर जो इतनी बड़ी शंका इन्होंने मुझ पर कर डाली है, वह क्या यूं ही टाली जा सकती है? मैं जानती हूँ कि अपनी ओर से कोई भी सफाई नहीं दे सकूंगी, पर इतना धैर्य मुझ में नहीं कि एक घर और एक कमरे में रहते वे 2-2 हफ्ते मुझसे बात भी ना करें और मैं चुप रहूं। और उषा, तुम क्या यह समझ सकोगी कि तुम्हारा छुआ खाना पाप समझ लिया जाए? सहन कर सकोगी यह सब? उमस घुटन कई घंटों से घिराए बादल सहसा भरभराकर बरस पड़े। पहाड़ी नदी का स्वर बरसात के शोर में घुलने लगा और उस कमरे में एक ही स्वर गूंज रहा था। सागौन के चौड़े चौड़े पत्तों पर बारिश की भारी भारी बूंदों को सह लेने की दबी दबी कर रहा।
उस स्वर को काटती उषा की आवाज आई, स्नेह, सहानुभूति और सांत्वना के कुछ बोल, जिससे मिसेस सेन के गालों की सूखी गई लकीर के निशान गीले होकर और मोटे होकर मिसेस सेन चली गई। अगली सुबह बादल घिरे पर तेज हवा से कहीं उड़ गए और लगभग 10 बजे दिन की सूरज की पहली किरण आई। रात उषा ठीक से नहीं सो सकी थी, इसलिए तबीयत बड़ी अनमनी, अस्त व्यस्त और बोझिल थी। अपना ढीला थका थका सा जिस्म आराम कुर्सी पर डाले उषा बड़ी देर तक आंखें मूंदे लेटी रही। दोपहर को हरीश बाबू आए। उषा को उदास देखकर पूछा, मिसेस सेन चली गई, क्या इसलिए दुखी हो? कहाँ? अपने घर। सेन कह रहे थे उनकी तबीयत यहाँ ठीक नहीं रहती थी। उषा थोड़ी देर तक वहीं जमी सी रह गई। दरवाजे पर आकर देखा, आज मिसेस सेन का कमरा बंद था और बाहर ताला लटक रहा था। शायद कुमार सेन दफ्तर गए होंगे। जाने की उषा का हृदय भीगने सा लगा। अधिक देर तक उस और नहीं देख सकी। ब्याह का सुख, बबूल की छांव, पतली विल्ली और कंटीली, रीते बादलों के 2-3 टुकड़े नदी के पार सरक रहे थे। धूप तेज हो गई थी। सामने शीशम के मोटे तने की छांव घनी थी और मोटी और ठंडी भी, जिसमें बगुले के टेढ़े उजले पंख चमक रहे थे।